मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना लेक्चर नंबर रक्त चैप्टर का इसका टॉपिक है रक्त स्पंदन। कौन सा है? रक्त स्पंदन। रक्त स्पंदन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के क्या हो जाती है, चोट लग जाती है या कहीं से कट जाता है तो रक्त क्या रहता है, बहता रहता है। और बहता रहने के बाद में कुछ समय बाद क्या हो जाता है, रक्त रुक जाता है। उसको हम बोलते हैं रक्त स्पंदन। रक्त स्पंदन को एक वैज्ञानिक था ऑवेल ने क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था। रक्त स्पंदन की क्रिया में लगभग 2 से 6 मिनट का समय लग जाता है। जैसे चोट लगी, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। रक्त बहना प्रारंभ होने के बाद में लगभग 2 से 6 मिनट में क्या होता है, रक्त अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। उसको हम बोलते हैं रक्त स्पंदन। रक्त स्पंदन में कितने कारक भाग लेते हैं? 13 कारक भाग लेते हैं। रक्त का स्पंदन का बनाने वाले कारकों को स्पंदन कारक, रोकने वाले कारकों को प्रतिस्पंदन कारक कहते हैं। रक्त स्पंदन में जो 13 कारक भाग लेते हैं वो निम्न है। जैसे सबसे पहले नंबर का एक कारक है फाइब्रिनोजन। कौन सा है? फाइब्रिनोजन। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा है कैल्शियम कारक। पांचवा है एक्सिलेरिन। छठवां कारक है एक्सिलेरिन। सातवां कारक है प्रोकन्वर्टिन। आठवां कारक है एंटी हीमोफिलिक। कारक। नौवां जो कारक है ये हो जाएगा तुम्हारे क्रिसमस कारक। नौवां कौन सा हो जाएगा? क्रिसमस कारक। 10वां हो जाएगा स्टुअर्ट कारक। ठीक है। 11वां हो जाएगा प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। 12वां हो जाएगा हेलमेन। 13 हो जाएगा फाइब्रिन। तो रक्त स्पंदन की जो क्रिया होती है उसमें 13 कारक भाग लेते हैं। सबसे पहले नंबर का है फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, पांचवा प्रोक्सिलेरिन, छठवां एक्सिलेरिन, सातवां प्रोकन्वर्टिन, आठवां एंटी हीमोफिलिक, नौवां क्रिसमस कारक, 10वां स्टुअर्ट कारक, 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12वां हेलमेन कारक, 13वां फैब्रिनोजन कारक। ये 13 कारक जो हैं एक
प्रकार से रक्त का बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, रक्त का बनाने में क्या होते हैं जिम्मेदार। ठीक है। अब जो रक्त स्कंदन की जो क्रिया विधि है, कौन सी क्रिया विधि, कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है रक्त क्रिया विधि, जो क्रिया विधि है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में संपन्न। कितने चरणों में, 3 चरणों में संपन्न होती है रक्त क्रिया विधि। तो उनको दिया होगा हाइड्रोजन, प्रोथॉम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएक्सलेरिन, प्रोकन्वर्टिंग, एंटी हीमोफिलिक, क्रिस्मस, स्टुअर्ट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक स्लेज, हेरमेन, इस तरह से क्रियाकार थे। अब जो क्रिया होती है वो कितने चरणों में संपन्न होती है, 3। प्रथम चरण, इसको देखो इधर बना देता हूँ, रक्त स्कंदन क्रिया विधि। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में क्या होता है कि जैसे हमारे कहीं लगी, यहाँ लगी, ऊतक कटेंगे तो इनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड होते हैं। रक्त साथ में आएगा तो रक्त में क्या होती है, आरबीसी डब्ल्यू की प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स आएंगी तो प्लेटलेट वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। उनसे भी क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट से निकला था वो कहीं ऊतक कटे थे उनसे निकला था वो। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम कारक की उपस्थिति में 7वें प्रोकन्वर्टिन और 10वें कारक स्टुअर्ट कारक वो क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथॉम्बिन सक्रिय में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट चरण में ये होगा तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जैसे ऊतक का घटना, प्लेटलेट्स का घटना, ऊतकों का घटना, प्लेटलेट्स का घटना, इनसे क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इससे भी क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कैल्शियम की उपस्थिति में 7वां कारक, 10वां कारक दोनों सक्रिय हो ही जाते हैं। ये क्या बन जाता है, प्रोथॉम्बिन, सक्रिय या प्रोथॉम्बिन तो फर्स्ट चरण तो इस तरह से जाता है। दूसरा है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या होगा कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोथॉम्बिन, प्लाज्मा में जो प्रोथॉम्बिन है ये कई से रूप में होता है निष्क्रिय। इस प्रोथॉम्बिनेज नाम से
प्रोथोमिनेज। प्लाज्मा में जो प्रोथोमिनेज क्रिया है, ये प्रोथोमिनेज से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन में। तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरा चरण, तीसरे चरण में जो हाइड्रोजन है घुलनशील, प्लाज्मा में जो हुई हुई है घुलनशील हाइड्रोजन, घुलनशील हाइड्रोजन से कौन क्रिया करेगा, थ्रोम्बिन। ये हाइड्रोजन थ्रोम्बिन से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन। ये कैसा होता है हाइड्रोजन, कैसा होता है, हाइड्रोजन एकलक घुलनशील। अब ये हाइड्रोजन एकलक, हाइड्रोजन एकलक CH+2 हाइड्रोजन स्थायी कार्ब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जल भी बन जाता है। ये हाइड्रोजन जल बन के जाल बन जाता है। जाल में क्या होती है, रक्तकणिकाएं क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं और एक बार क्या होता है। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। प्रथम चरण में क्या होगा कि हमारे ऊतक कट जाते हैं, चोट लगेगी तो ऊतक कटेंगे, त्वचा कहीं ना कहीं से कटेगी तो ऊतक कटेंगे, रक्त बाहर निकलेगा तो रक्त बाहर निकलेगा तो प्लेटलेट्स भाई को संपर्क आएंगे, वो भी कटेंगे, तो ऊतकों से भी थ्रोम्बोप्लास्ट निकलेगा और प्लेटलेट से भी क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्ट निकलेगा। इनमें थ्रोम्बोप्लास्ट जो है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन व फास्फोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन व क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन व फास्फोलिपिड होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो दोनों हैं ये क्या है, कैल्शियम कारक की उपस्थिति में प्रोथोमिनेज सक्रिय में परिवर्तित हो जाती है। 7वां 10वां कारक भी क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। प्रोथोमिनेज सक्रिय या प्रोथोमिन सक्रिय होता है। दूसरे चरण में क्या होगा कि जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो प्रोथोमिन है, ये प्रोथोमिनेज से क्रिया करके कंस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में हो जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जो घुलनशील हाइड्रोजन है प्लाज्मा के अंदर, उससे ये थ्रोम्बिन क्रिया करता है। थ्रोम्बिन क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोजन एकलक में परिवर्तित हो जाता है और एघुलनशील हो जाता है। ये हाइड्रोजन एकलक कैल्शियम की उपस्थिति हाइड्रोजन स्थायी कारक से हाइड्रोजन जटिल बन जाता है। हाइड्रोजन जटिल बनने के बाद में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। जाल बन जाएगा तो उसमें रक्तकणिकाएं क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं और रक्तकणिकाएं फंस जाती हैं तो रक्त का क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रक्त का क्या बन जाता है। इस तरह से रक्त का क्या बनता है, ठीक है। तो ये रक्त स्कंदन में जो 13 कारक भाग लेते हैं वो इसकी क्रिया किस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदाब। रक्तदाब किसे कहते हैं, रक्त के द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब, रक्त के द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब को स्टेनोमीटर
मैनोमीटर उपकरण द्वारा क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। रक्तदाब, जैसे यूँ कह सकते हैं रक्तदाब में दो दाब होते हैं, तो संकुचन दाब और एक होता है शीतलन दाब। शीतलन दाब, या इसका दूसरा नाम है सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। देखो, संकुचन दाब का मतलब यह है कि निलयों के द्वारा जब धमनियों पर जो दाब लग रहा है वो दाब तो कहलाता है कौन सा, संकुचन दाब या सिस्टोलिक दाब कहलाता है, जिसका मान लगभग 120 mmHg होता है। और जब निलयों के द्वारा जब धमनियों पर एक तरह से दाब लगता है, शीतलन दाब या डायस्टोलिक दाब कहते हैं, इसका मान कितना होता है, 80 mmHg। ये दोनों दाब हो गए, सिस्टोल संकुचन दाब और शीतलन दाब। तो यूँ कह सकते हैं कि परिभाषा दोबारा दे देता हूँ उसकी, रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। इसमें एक संकुचन दाब और एक शीतलन दाब। किससे मापते हैं इसको, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। तो 120 कम से कम कितना हो सकता है, 80 से यदि कम होता है तो बीपी रक्तदाब लो माना जाता है, 120 से ऊपर होता है तो उसको रक्तदाब नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, निलय में संकुचन होता है तो संकुचन दाब, निलय में शीतलन होता है तो शीतलन दाब, ये दोनों दाब होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है कि रक्तदाब कितना होता है सामान्य व्यक्ति का, 120